नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी सर में स्वागत है। आज 10 अप्रैल है और आज रिवीजन सीरीज जो है उसका 8वां वीडियो होगा ये, जिसमें हम लोग पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के टॉपिक को करेंगे। पॉलिटी इकोनॉमिक्स के जब कुछ और टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद साथ हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक भी करेंगे। साइंस एंड टेक के भी 1-2 वीडियो और ले आऊँगा मैं, जिससे आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गांधी, नेहरू और टैगोर, इसके साथ साथ जेपी जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, ये जो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व हैं ना, कृपया करके इनको डिटेल में पढ़ करके जाइएगा। एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे इनसे सवाल पूछ ले, तो कृपया करके ये टॉपिक वो हैं जो कभी भी छोड़ करके नहीं जाते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। आज के कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो कल के जो 3 टॉपिक अपने बाकी थे, सबसे पहले शुरुआत उसी से करेंगे हम लोग। एक राष्ट्र एक चुनाव, सरकारी भर्ती परीक्षा, बिहार पेपर लीक एक्ट और भारत सरकार के पेपर लीक एक्ट, पहले इन चारों को पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है एलपीजी नीति 1991 है, एलपीजी नीति, भारतीय कृषि विजन इंडिया 2047, आपने पढ़ा या मिस कर दिया इस टॉपिक को। विकसित भारत 2047 से बनाना है, क्या भूल गए क्या। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को हम लोग पढ़ेंगे। भारत में कृषि आज पढ़ेंगे, बिहार में कृषि हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहार में गरीबी हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहार का एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 8वां वीडियो है। अगर आपने 8 वीडियो को कंप्लीट किया होगा तो ऑन एन एवरेज आपके 40 से 42 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। पहले इन पर बेस सवालों को देख लीजिए ज़रा उनको, और मेंस है आपका तो आपको झट से देखते ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। इस स्थिति में आप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन सवाल भी आपको अभी भी नहीं आ रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के चुनावी ढांचे में क्रांति ला सकता है। क्रांति का मतलब क्या होता है बंधुओं? बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, अचानक से बहुत बड़े बदलाव को क्रांति शब्द दे दी जाती है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दें, इसके कार्यान्वयन की संभावित चुनौतियों पर चर्चा करें। शानदार सवाल है, अद्भुत सवाल है, कृपया करके लिखने का प्रयास करें। वैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन ऑलरेडी बीपीएससी में से पूछा जा चुका है। सरकारी भर्ती परीक्षा पर आधारित कल मैंने ये सवाल बता दिया था आपको, बिहार पेपर लीक वाला भी सवाल मैंने कल बता दिया था। भारत सरकार पेपर लीक एक्ट से आज का टॉपिक शुरू है। तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की आवश्यकता, भारत सरकार ने भी पेपर लीक एक्ट लाया है और बिहार सरकार ने भी पेपर लीक को रोकने के लिए एक्ट पारित किया है। दोनों एक्ट आपको पढ़ के जाने चाहिए एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा गया कि भारत सरकार को पेपर लीक एक्ट क्यों लाना चाहिए था, क्या इसकी आवश्यकता थी भाई। प्रावधानों का विश्लेषण करें। प्रावधान क्या है, यह परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में कितना प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल जो है इसी टॉपिक से, आज मैंने इकोनॉमिक्स में GS2 का जो ग्रुप मैंने शुरू किया, बीच बीच में मेरा आवाज़ जो है ना वो बदल जाएगा, आपको तुरंत ही अजीब सा आवाज़ सुनाई देगा, तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। वो समस्या रहता ही है, मुझे हमेशा बहुत बोलना होता है ना, इसलिए गले का समस्या रहता ही है। ऊपर से ठंडा पानी पीना होता है आजकल तो गर्मी के कारण। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या योगदान दिया है। चोरी मत करना, जिनको मैंने ये सवाल दिया है कृपया करके चोरी करके ना लिखें। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ आज, अपने से कोशिश करें, देन आप लिख करके देख करके लिखें। इन योजनाओं की सफलताओं और सीमाओं का मूल्यांकन करते हुए नीति आयोग के नए दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। नीति आयोग का नया दृष्टिकोण, पंचवर्षीय योजनाओं को अब बंद कर दिया गया। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हो गया। उसके बाद से नीति आयोग का इंडिया के डेवलप करने को लेकर अलग अलग प्लान आता है। जैसे अभी चल रहा है कौन सा, इंडिया @2047, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एलपीजी नीति को मैं पढ़ाऊंगा। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इससे सवाल को भी दिया है मैंने। 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदला, इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करें। पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट समीक्षा करें। वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें कि क्या रेलेवेंट है ये, क्या रेलेवेंट है ये, क्या ये सही है या गलत है। ट्रंप महोदय आजकल इसको उलटना चाह रहे हैं। अगला सवाल है भारतीय कृषि की वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करें। विश्लेषण करें, कौन सी चुनौतियां हैं भाई बताइए।
इसके समाधान के लिए सरकारी प्रभावों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें कि सरकारी जो प्रयास हैं, सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता क्या है। प्रभावशीलता का मतलब है कि कितना इम्पैक्ट डाल रही है भारत सरकार के एफर्ट या बिहार सरकार के एफर्ट। क्या ये प्रयास किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2022 में ही इस सरकार ने सोचा था कि आय दोगुना कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन इंडिया @2047 के प्रमुख लक्ष्यों और चुनौतियों की चर्चा करें। ऐसे गर्मा गर्म सवाल आपको दिख जाएं उस दिन एग्जाम में तो मेरा भी मेहनत सफल हो जाए भाई। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन में किन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है? कौन कौन से ऐसे पॉलिसी स्तर पर चेंजेज करने पड़ेंगे 2047 तक? विजन इंडिया @2047 विकसित भारत का संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं कि 100 वर्षों में हमें देश को विकसित भारत बना देना है, आज़ादी के 100 वर्षों में। MPI है नेक्स्ट टॉपिक। नीति आयोग की नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में गरीबी में कमी के कारण और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए कि क्यों कमी आई है और क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको एनालाइज करना है आपको। यह सूचकांक SDG को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकता है। अगला सवाल है HDI भारत से दिया है मैंने, 2024 के मार्च महीने में ये इंडेक्स आया था। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। HDI से बहुत प्रेम होता है बिहार के BPSC को, UPSC को, सभी को। तो इसलिए मैंने ये सवाल डाला है कि भारत के मानव विकास सूचकांक में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा करें। असमानता और लैंगिक अंतर को कम करने के लिए भारत को किन नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। ये आपके 10 सवाल हो गए। लास्ट में मैं इंग्लिश में भी कोशिश करता हूँ दिखा दूँ, वैसे तो PDF में भेज ही देता हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं। आज का पहला टॉपिक कौन सा? एक राष्ट्र एक चुनाव। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था जिसने इस चीज़ को देखा कि भाई किस प्रकार से देश में, भारत देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो। क्यों? पूरे राज्य के विधानसभाएं और देश के संसद के चुनाव एक साथ ही हो जाएं, जिससे अगले 4 सालों तक जो देश अगले 5 सालों तक वो चुनाव की चर्चा ना करे। चुनाव आते ही दंगे फसाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद, ये सब चीज़ें भी बढ़ जाती है, झूठ का बोलबाला हो जाता है, नेता लोगों की राजनीतिक चहलकदमी बढ़ जाती है। लेकिन क्या एक ही पक्ष है इसके? बिल्कुल भी नहीं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा जिसका उद्देश्य देश में लोकसभा भी सभी राज्य विधानसभाओं को चुनाव एक साथ एक निश्चित समय सीमा के भीतर आयोजित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य चुनावी खर्च को कम करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्यों डेफिनेशन पढ़ा है, मैं पढ़ के ऐसे ही आगे बढ़ जाता बोल के। क्या है भारत सरकार क्या बोलती है कि हमें खर्च को कम करना है, प्रशासनिक बोझ को हल्का करना है, शासन में निरंतरता लाना है। निरंतरता का मतलब बीच में भंगित नहीं होना चाहिए। 5 साल तक देश एक साथ बढ़ेगा, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। यह विचार विमर्श समय समय पर चर्चा में रहा है। हाल के वर्षों में इसे लागू करने को लेकर बहुत गंभीर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। अवधारणा क्या है? तो सभी चुनाव एक निर्धारित समय में होंगे, संभवतः हर 5 वर्षों में। पंचायत व नगरपालिका चुनाव को भी लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ा जा सकता है कि पंचायत स्तर से लेकर के गाँव के पंचायत से देश के पंचायत तक, यानी कि आपके गांव के पंचायत से लेकर के संसद के चुनाव तक सारे के सारे चुनाव एक साथ ही हो जाएं। इसका लक्ष्य बार बार चुनाव में आने वाली बाधाओं को खत्म करना। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है बंधुओं? इतिहास क्या रहा है? तो आज़ादी के पहले जो 4 चुनाव हुए, क्यों? क्योंकि सारे देश का चुनाव एक साथ ही शुरू हुआ। देश तो आज़ाद एक साथ ही हुआ था, तो वो सारे चुनाव जब एक साथ हुए तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन टाइप ही चला रहा था। लेकिन लोकसभा तो वही रहा और विधानसभा भंगित होने लग गए, क्योंकि सरकारों ने जम के राष्ट्रपति शासन लगाया और भी राज्यों में सरकारें गिरी, बनाई गई, जिससे जो चक्र चल रहा था, साइकिल बहुत ही सुंदर सा, वो टूट गया। 1968 से 69 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने से 1970 में लोकसभा के विघटन के कारण यह व्यवस्था पूरी तरीके से बिखर गई। हर चुनाव अलग अलग साल में होते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव 2014 में होते हैं, तो 2014 के बाद 19 के पश्चात अभी वर्तमान में हुआ था 24 में। और लोकसभा के ठीक अगले वर्ष बिहार का इलेक्शन होता है, जैसे 2015 में हुआ था, 2020 में हुआ था और अभी 2025 में होगा। तो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे अलग अलग चुनाव हो गया है। नेक्स्ट ईयर फिर यूपी का चुनाव हो जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सरकार ने 2014 से इस विचार को बढ़ावा दिया है। इसे भाजपा के 2019 के घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। इसके पीछे तर्क रखा गया था, वही तर्क जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि खर्च में कमी, प्रशासनिक सुविधा, शासन पर फोकस, मतदाता भागीदारी। बार बार चुनाव होने से मतदाताओं में भी थकान आती। सोचिए ज़रा, एक ही इलेक्शन आए और आप दिल्ली में, नोएडा में रह रहे हों, तो आप सोचेंगे कि चलो चलते हैं गांव, वहाँ पर जाके लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सब में वोट डाल के आ जाएंगे। तो कहीं न कहीं मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ सकती है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया, इसके लिए व्यापक कानूनी और संवैधानिक बदलाव करना पड़ेगा। माने कि संविधान में डिटेल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में हमें भर के संशोधन करना पड़ेगा। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 14 मार्च 2024 को समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया, राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। सुझाव: 2 चरणों में चुनाव, पहले लोकसभा और विधानसभा, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव करवा लेना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। संविधान का संशोधन: 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में संविधान के 129वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। अनुच्छेद 43 लोकसभा की अवधि में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि में, और नया अनुच्छेद 82A एक साथ चुनाव करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करके डालना पड़ेगा। यानी कि इतने सारे संशोधन भी करने पड़ेंगे। हर वो काम तब तक असंभव लगता है जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है। याद कीजिए 2019 से पहले का समय, जब सभी को लगता था कि धारा 370 जो है, आर्टिकल 370 जो है, अगर उसको हटाया गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरे देश में दंगा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार ख़त्म हो जाएगी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, 2-4 गो मीम बने बस, और कुछ नहीं हुआ। इस संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्यों की मंजूरी चाहिए। इच्छा शक्ति हो सरकार में, और अगर वाकई वो करना चाहे, जो कि लग रहा है कि किया जाएगा, तो संपन्न किया जा सकता है। कानूनी बदलाव: जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाएगा। ये जनप्रतिनिधि एक्ट है 1951, आपके NCERT मेंशन है, UPSC बहुत बार सवाल पूछती है। एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र की तैयारी करनी पड़ेगी। लागू करने के समय सीमा: समिति ने 2029 की शुरुआत की सिफारिश की है, जिसके लिए 2024 के बाद एक निर्धारित तिथि तय होगी। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि 9/5/14 यानी कि 34 तक हम तो कुछ भी 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं करने जा रहे। यानी कि अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू नहीं होगा। जनरल इलेक्शन 2029 की मैं बात कर रहा हूँ, आम चुनाव जिसको कहते हैं। लाभ क्या हो सकता है गुरु? तो आर्थिक बचत, वही चीज़, 4 चीज़ बार बार बोलना है, 5 चीज़। आर्थिक बचत, प्रशासनिक दक्षता, विकास में निरंतरता, उच्च मतदाता भागीदारी और राजनीतिक स्थिरता हासिल कर सकते हैं। चुनौतियाँ और नुकसान: नुकसान क्या हो सकता है? चुनौतियों पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए। संघवाद पर प्रभाव: क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। अब जब देश का चुनाव होता है तो मुद्दा होता है चीन, मुद्दा होता है पाकिस्तान, मुद्दा होता है आतंकवाद, मुद्दा होता है कि भाई केंद्र सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, देश में तानाशाही आ गई है। वहीं बिहार का इलेक्शन, मान लीजिए बिहार का इलेक्शन होता है तो मुद्दा क्या होता है? लोकल इशूज़ होते हैं कि भाई उत्तर बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बाहर एरिया का क्या होगा। तो ये लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। तो लोकल मुद्दों पर में राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं वो बड़ा ही आकर्षक होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। आपको लगेगा कि देश की बात है, चलो वोट करके आते हैं। पानी का क्या है? पानी तो हम ले ही लेंगे। पेट्रोल का क्या हो? तो 100 लीटर चला जाएगा तो काम चला ही लेंगे। तो ये कहीं न कहीं ये क्या होगा? क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। और जो बड़े राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो आकर्षक प्रतीत होते हैं कई बार, और होते भी हैं देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए, जिनके आधार पर आप वोट कराएंगे। संवैधानिक जटिलता: विधानसभा और लोकसभा की अवधि को समन्वित करना मुश्किल होगा। मध्यावधि चुनाव या सरकार गिरने की स्थिति में क्या होगा? यही तो काम था समिति का, समिति ने सुझाव दिया होगा। मध्य में कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? ये समिति ने सुझाव दिया होगा। संसाधन की कमी: तो संसाधन खरीद लेंगे। लोकतंत्र में जवाबदेही: बार बार सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रखते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर 5 वर्षों में इलेक्शन होने लग गया पूरे देश का, बिहार का, सबका एक साथ, ये जो आप सुनते हो लोकसभा चुनाव से पहले UPSC में सीटों की संख्या बढ़ जाती है, BPSC में सीटों की संख्या बढ़ जाती है,
भारत सरकार बड़े बड़े ऐलान करती है कि महिलाओं को इतना रुपया देंगे, ये योजना ले लो, वो योजना ले लो, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अभी जो है कि बीपीएससी 71 में भी 1000 से ज़्यादा सीटें होंगी। कई सारे लोग तो बोल रहे हैं कि ये 70वीं से भी बड़ा वैकेंसी होगा इसमें। ये चुनाव के कारण ही तो है ना। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि चुनाव जब आते हैं तो क्या होता है, जवाबदेह बनी रहती है सरकार की, जवाबदेहिता बनी रहती है कि भाई केंद्र में सही से काम कर लो, नहीं तो यूपी में अभी बीच में चुनाव होने वाला उसमें नुकसान हो जाएगा भाजपा का। ये मैं क्या बता रहा हूँ, आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। या फिर यूपी में अगर ख़राब काम हो रहा है तो भाई लोकसभा चुनाव आने वाला, उसमें बीजेपी को मज़ा चखा देंगे। ये जो प्रक्रिया है जिसमें जनता के हाथों में ज़्यादा शक्ति होती है, उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। राजनीतिक सहमति, कांग्रेस, तृणमूल, सपा, राजद जैसे विपक्षी दल इसे लोकतंत्र का विरोध मानते हैं, लोकतंत्र का विरोधी मानते हैं। किस हिसाब से लोकतंत्र का विरोधी है? चुनाव तो हो ही रहा है, पूरे देश में एक साथ हो रहा है। क्या इस प्रकार का कहीं पर है? बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर इस प्रकार का ढांचा बनाया गया है। हालांकि वर्तमान में इसको देखते हैं। हाल के उदाहरण प्रगति, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में विधेयक पेश हुआ जिसमें 269 सांसदों ने समर्थन, 198 विरोध किया। इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया जिसका कार्यबल बढ़ाया गया है। विपक्ष का विरोध, विपक्ष ने इसको बोला है कि ये सरकार की साजिश है संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए। पाकिस्तान में संसद और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो हमें नहीं करवाना चाहिए, उसकी हालत देख करके हम उससे दूर रहें तो ही अच्छा है। नेपाल 2015 के संसदीय, नेपाल और पाकिस्तान से उदाहरण ले रहे हैं। बताइए, स्वीडन सही है, तीनों स्तर के चुनाव एक ही साथ होते हैं। स्वीडन से हमें सीखना चाहिए, स्वीडन का हम उदाहरण ले भी सकते हैं, बेल्जियम का भी हम ले सकते हैं। संसदीय और यूरोपीय संघ का चुनाव एक साथ करवाया जाता है बेल्जियम में, स्वीडन और बेल्जियम में करवाया जाता है। क्या इन देशों के स्तर को, इन देशों के राजनीतिक जागरूकता का स्तर को हमारे देश की जनता ने प्राप्त कर लिया है कि हम अगर एक साथ चुनाव करवाएंगे तो सफल होगा? पाकिस्तान, नेपाल का हमें उदाहरण लेना ही नहीं है। नेपाल का तो अभी 2 साल पहले क्या हुआ है, तो भाई संसद में संविधान बनाया उन्होंने, उससे ज़्यादा दिनों से तो कई सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी की, जितने दिन पहले उनका संविधान बना है। और पाकिस्तान से हम सीखेंगे, उसका तो अपना बेचारा का संघ और राज्य सब एक हुआ पर है आर्मी के पीछे। तो हमें सीखना चाहिए। स्वीडन और बेल्जियम का उदाहरण सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सही देशों को उदाहरण स्वरूप हम लेंगे तो सही रहेगा। और अगर यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है तो क्या उस स्तर को हमारी जनता ने प्राप्त कर लिया राजनीतिक जागरूकता को? अगर है तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वैसे भी करके देखना चाहिए, पहली बार हो सकता है एक्सपेरिमेंटल हो, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कौन सी लिटरेसी थी भाई? 5% से कम लिटरेसी थी, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचा बनाया गया और सरकार सही उद्देश्यों के साथ चली तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हुए बंद करना चाहिए अपने आंसर को। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की स्थिति, मौजूदा समस्याएं, उनका समाधान। भारत में सरकारी भर्तियों की स्थिति मैं बता रहा हूं पहले आपको, देन हम लोग एक्ट की तरफ में बढ़ेंगे। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाएं युवाओं के लिए रोजगार का प्रमुख साधन है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, स्टेट पीएससी, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये राज्य सरकार, भारत सरकार, सॉरी यहाँ पर सारे भारत सरकार का ही है। भारत सरकार में कोई भी जॉब करने के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिनके द्वारा मेरिट के आधार पर लोग चुन करके जाते हैं और काम करते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ देश को, सरकार को अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो उनके अलग अलग सर्विस में काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई देश में कौन भर्तियां करते हैं। तो यही मुख्य रूप से सारे भर्ती वाले हैं। एसएससी है, पहले एसएससी का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब तो उस पर दाग लगे हैं, बहुत भीषण दाग लगे हैं, पेपर लीक, अनियमितता, बहुत सारे दाग लगे हैं। और धीरे धीरे करके संख्या बल में भी कमी आई है। पहले बहुत ही मास स्तर पर इसमें वैकेंसी आती थी, युवाओं के लिए बहुत बड़ा साधन था ये जॉब का, लेकिन अब कम हो गया इसका जो एक क्या बोलते हैं, इसका जो प्रतिष्ठा था वो कम हुआ है। ठीक है, वर्तमान में स्थिति क्या है? तो विशाल उम्मीदवारी, बहुत बड़े संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हर साल लाखों युवा इन परीक्षाओं में शामिल होते। उदाहरण के लिए एसएससी सीजीएल 2023 में 32 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। इजराइल की आबादी 40 लाख है।
जबकि पद केवल 7,500 थे। यूपीएससी 2024 में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें केवल 1,056 पद थे। 10 लाख ने आवेदन किया है। परीक्षा दिया होगा 7 से 6 लाख बच्चों ने, बस 4 लाख फॉर्म भरते हैं केवल, ज़्यादा वो परीक्षा देने भी नहीं जाते हैं। और इस 6 लाख 7 लाख में से 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं जिनके बीच वाकई सीरियस लेवल का कंपटीशन होता है। बाकी तो रील वाले स्टूडेंट अब ज़्यादा हो गए हैं। रील वाले स्टूडेंट को जानते होंगे ना, हाय गाइस मैं पानी पी रहा हूँ, इस टाइप का वाला। प्रतिस्पर्धा, कम वैकेंसी अधिक उम्मीदवारों के कारण प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन हो गया है, ये तो मानना पड़ेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 से 2 लाख बच्चे जिनमें प्रतिस्पर्धा होती है ना, वो वाकई जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं। अभी आप मेंस दे रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका कंपटीशन किन के साथ है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में एक पद के लिए औसतन 500 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये वाकई प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवार भी होते हैं, शानदार होते हैं। ये परीक्षाएं बहुस्तरीय होती हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, अलग अलग एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। कई महीनों तक चलती, परिणामों में देरी आम समस्या बन गई है। परिणामों में देरी आम समस्या है। डिजिटल बदलाव, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब ज़्यादा होने लगे। कोविड-19 के बाद इनका चलन बढ़ गया है। समस्याएं क्या क्या हैं गुरु? तो पेपर लीक और नकल की समस्या बहुत बड़े स्तर पर है। आप कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यूपी टेट का एसएससी सीजीएल 2018 का पेपर लीक हुआ, तो जिसके बाद युवाओं ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया था। सीबीआई जांच की मांग भी की थी। परिणामों में देरी और भर्ती प्रक्रिया की सुस्ती, परीक्षा परिणाम और नियुक्ति में देरी उम्मीदवारों के लिए निराशाजनक है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 परीक्षाएं 2019 में, लेकिन परिणाम 2022 में आए हैं। 1.5 लाख पदों के लिए 1.15 करोड़ आवेदन थे उसमें। बीपीएससी 66 सीएससी 2020 से प्रक्रिया शुरू हुई तो 2023 तक पूरी नहीं हुई थी। उम्मीदवारों की उम्र की सीमा पार हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इससे संसाधनों की कमी है। परीक्षा केंद्रों पर ईवीएम नहीं होगा भाई, परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की कमी और परीक्षा केंद्रों की कमी यहाँ पर देखी जाती है। उसके तकनीकी खराबी भी कई सारे जगहों पर कारण बनती है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, गैर पारदर्शी चयन प्रक्रिया विश्वास को कम करती है। एक बहुत बड़े बाबा है, मैं उनका नाम भूल गया, बाबाओं से ऐसे ही मुझे दूर रहना होता है। तो एक बहुत बड़े बाबा हैं, वो यूपी के एक मंत्री साहब को बोल रहे थे कि मैंने अपने एक उम्मीदवार का नाम दिया है। उम्मीदवार का नाम भी लिया उन्होंने कि इसका आरओ में आपको करवाना है। खुलेआम मंच पर उन्होंने मंत्री जी को बोल दिया। तो भाई मंत्री जी सोच रहे होंगे कि इन्होंने उम्मीदवार का नाम दिया लेकिन मंच पर भी बोल दिया। तो भाई भतीजावाद की मैं उदाहरण दे रहा था आपको। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2018 फर्जी दस्तावेज के आधार पर चयन। पुलिस में चोरी हो रहा है, चोरी करके पुलिस बन रहे हैं। भगवान बचाए यूपी को और बिहार को। अपर्याप्त तैयारी और जागरूकता, ग्रामीण और गरीबी उम्मीदवार सही जानकारी संसाधनों कमी होती है। बिहार यूपी ग्रामीण क्षेत्र कोचिंग इंटरनेट कमी के कारण तैयारी प्रभावित होती है। सामाजिक असमानता बढ़ती है। बेरोजगारी का दबाव है। सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉब नहीं मिल पा रहा है। बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, कई सारे तो मास्टर्स करने के बाद कि भाई बैठे कैसे रहें, पीएचडी भी करते हैं। पीएचडी के पश्चात भी उनके हाथों में रोज़गार नहीं आ पाता है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पीएचडी कर लिया है बच्चे ने लेकिन जॉब नहीं लग पा रहा है। अग्निपथ योजना 2022 सेना भर्ती बदलाव के खिलाफ देशव्यापी स्तर पर विरोध हुआ था। असंतोष और सामाजिक अशांति बढ़ती है। इससे समाधान क्या है? पेपर लीक पर हम नियंत्रण पा सकें, नियंत्रण बना लें पेपर लीक पर। अभी मैं एक्ट के बारे में बताऊंगा ही। भर्ती प्रक्रिया में तेजी आए, समयबद्ध भर्ती हो। जैसे बीपीएससी ने सुधार किया है, यूपी वालों ने सुधार किया था, बीच में फिर गड़बड़ा गया यूपीपीएससी का। बीपीएससी ने सुधार किया है कि भाई 1 साल में रिजल्ट कम से कम दें। यूपीएससी का 1 ईयर में रिजल्ट की गारंटी होती है, मोर देन 1 ईयर से कम में ही, कि अगर आप मई में प्रीलिम का एग्ज़ाम देते हैं तो अगले साल मई से पहले, प्रीलिम एग्ज़ाम से पहले आपका फाइनल रिजल्ट हाथ में होता है। तो ये हमें सभी जगहों पर लागू करना पड़ेगा। संसाधनों का विस्तार, अधिक परीक्षा केंद्र और ईवीएम मशीनें, तकनीकी प्रशिक्षण और कर्मचारी भर्ती करना पड़ेगा। ईवीएम मशीनें नहीं होगा। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना पड़ेगा। उम्मीदवारों की तैयारी में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग और सही इंटरनेट के हमें संसाधन पहुंचाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण बच्चे ही होते हैं जो सामान्य एग्जामों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको भारी भरकम फीस लेकर के मूर्ख बना दिया जाता है। उनको तो स्कूल कॉलेज भी सही नहीं मिला, जागरूकता भी कम होती है, कंपटीशन के बारे में पता भी कम होता है, नॉलेज भी कम होता है, और उनसे फीस ठग करके उनको कुछ पढ़ाए बिना ही वापस भेज देते हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग का मैं हाल कह रहा हूँ आपको।
वैकल्पिक रोजगार का भी सृजन करना चाहिए, यानी कि सरकार को प्लान बी पर भी काम करना चाहिए बच्चों के। सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के चांस हमेशा ही कम होते हैं, इसलिए प्लान बी रखना ही चाहिए। यूपीएससी में 0.09% चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, 10 लाख में से 1000 निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिहार पेपर लीक एक्ट प्रावधान, आवश्यकता और आगे की रणनीति। बिहार पेपर लीक एक्ट को 2024 से पारित किया गया, जुलाई 2024 से विधानसभा से पारित हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आवश्यकता क्या है, प्रावधान क्या है, सभी को पढ़ेंगे। प्रमुख प्रावधान क्या है, तो सजा और जुर्माना। पेपर लीक करने वालों को न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है। उम्मीदवारों के लिए यदि कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों में शामिल पाया जाता है तो 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेवा प्रदाता जो एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देते हैं तो बहुत हद तक चांस होता है कि टीसीएस से सपोर्ट सिस्टम लिया जाता है ऑनलाइन का, तो अगर उसमें कुछ धांधली होती है तो परीक्षा आयोजन में शामिल कंपनियां संस्थाएं दोषी पाई जाती है तो 1 करोड़ का जुर्माना, 4 साल तक ब्लैक लिस्टिंग, परीक्षा की पूरी लागत वसूली जाती है। परीक्षा में बहुत लागत आता है, एक यूपीएससी के पीटी ऑर्गेनाइज करने में 50 से 60 करोड़ मिनिमम खर्चा आते हैं। मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम खर्चा आता है, 100 करोड़ भी कई बार जाता है खर्चा। अधिकारियों के लिए यदि कोई सरकारी अधिकारी इसमें शामिल होता है तो उसे भी 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। संपत्ति कुर्की हो सकती है, जब्त की जा सकती है। पेपर लीक से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। संगठित गिरोह के सदस्य उनके परिवारों की संपत्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है। जांच का स्तर, पेपर लीक मामलों की जांच डीएसपी उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी ही करेंगे और ईओयू को मजबूत करने का प्रयास किया गया। आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार में बनाया गया है उसको भी मजबूत किया गया है। सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है ताकि त्वरित और सख्त कार्रवाई हो सके। सेवा प्रदाता की मिली भगत होने पर संपत्ति कुर्की और कंपनी पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अन्य प्रावधान क्या है, परीक्षा केंद्र और कोचिंग संस्थानों का डेटाबेस तैयार करना कि कौन कौन से कोचिंग संस्थान है, कौन इसमें शामिल होता है। दोषियों की वंशावली, फैमिली ट्री बनाकर उनके नेटवर्क पर नज़र रखना कि क्या पता दोषी है तो उसका कोई दोस्त महीम हो, जानने वाला हो, वही इसमें शामिल हो। तो इसी तरह के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। 5 मैंने डिटेल प्रावधान आपको समझाए। अब आपसे सवाल पूछेगा कि आवश्यकता क्या है इसकी, पेपर लीक की आवश्यकता क्या है। तो बार बार पेपर लीक होता है, इसके कारण से एक्ट बनाया गया। सिपाही भर्ती 2023, 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा रद्द हुई क्योंकि सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया था। 67th बीपीएससी पीटी 2022, गया के केंद्र से पेपर लीक हो गया था, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दिया गया था प्रीलिम का। सीएचओ भर्ती 2024, दिसंबर 2024 में 37 जालसाज पकड़े गए। पहली बार ही इसको लाया गया और पहली बार में ही घपला हो गया इसमें। आर्थिक व सामाजिक प्रभाव, पेपर लीक परीक्षा रद्द होने पर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। सरकार का पैसा छोड़ो, उम्मीदवारों की मानसिक और आर्थिक स्थिति इतने बुरी तरीके से प्रभावित होती है कि हताश निराश हो जाते, मन नहीं करता है पढ़ें, मन नहीं करता है कि भाई क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता बच्चों को। तो उम्मीदवारों के समय, मेहनत और पैसा बर्बाद होता है, जिससे अवसाद और असंतोष बढ़ता है। फिर वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे ही होता है कि भाई पेपर लीक हुआ है, अगर कोई अफवाह भी फैलता है तो उनको सच लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है तो फिर से ऐसा हो सकता है। ट्रस्ट ही मेन होता है, विश्वास, उससे महंगा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर वो आपने अर्जित कर लिया तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं आप। बिहार में 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गया है जिसमें माफिया भी शामिल हैं, ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ में। इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। ये कृपया करके अगर एग्ज़ाम में उपयोग करते हैं तो लिख दीजिए, ऐसा न्यूज़ में सामने आया है। ये आधिकारिक डेटा नहीं है, कोई ईओयू ने नहीं बोला है। प्रणाली पर अविश्वास, सिस्टम पर ट्रस्ट जो है वो कम होने लग जाता है। कानूनी कमजोरी, पुराने कानून जो थे वही संगठित गिरोह को, क्योंकि अब ये गिरोह जो हो गया वो संगठित हो गया है पेपर लीक का, इस पर कार्रवाई करने में वो 100% काबिल नहीं बन पा रहे थे, मतलब 100% कैपेबल नहीं थे। शिक्षा माफियाओं का बोलबाला, कोचिंग संस्थान, एक ही कोचिंग के सारे सवाल आ जाते हैं, है ना। प्रिंटिंग प्रेस, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पेपर लीक हो रहे हैं। सिपाही भर्ती में कोलकाता के प्रिंटिंग कंपनी ने अवैध रूप से पेपर छापा और लीक किया था सिपाही भर्ती में। तो कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पेपर लीक हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा अधिकारी गिरफ्तार होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत होती है, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनता है, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं बिहार की छवि खराब होती है। क्या क्या करना चाहिए, तकनीकी सुधार,
डिजिटल निगरानी, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित निगरानी तंत्र अपना सकते हैं। एनक्रिप्टेड पेपर को डिजिटल रूप से एनक्रिप्ट करना, परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले उसको डिक्रिप्ट करना, ये आप काम कर सकते हैं। यूपीएससी की तरह ऑनलाइन और सुरक्षित प्रणाली अपनाई जा सकती है। यूपीएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेती, ऑफलाइन लेती है। उसको ऑनलाइन पर भरोसा नहीं अभी भी, खासतौर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर के। ईओयू का विस्तार, आर्थिक अपराध इकाई को संसाधन, कर्मचारी और तकनीक देना। सख्त ऑडिट करें आप। परीक्षा केंद्रों का, कोचिंग संस्थानों का, सेवा प्रदाताओं को नियमित ऑडिट होना चाहिए, जिससे उनकी जिम्मेदारी तय हो सके। सीएचओ परीक्षा में ऑडिट की कमी से धांधली हुई, इसे रोका जा सकता था। प्रशासनिक मजबूती, सजा का कठोर कार्यान्वयन, जो सजा बनाया गया है उसको कठोरता से लागू करें। जागरूकता और सहभागिता, अगर कोई पेपर खरीदेगा नहीं तो कोई क्यों बेचेगा। यानी कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर वो ईमानदार है, अगर हमने उसमें इतनी जागरूकता पैदा कर दी कि अपने मेहनत से हासिल करो जीवन में जो भी हासिल कर रहा है, किसी के आशीर्वाद से, चोरी चकारी से कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे आप। हो सकता है थोड़े दिन के लिए आपको नाम पहचान मिल जाए, लेकिन फिर आप नाक के बल गिरेंगे। अपने मेहनत से चीज़ों को हासिल कीजिए। अगर हम ये किसी को बता दें, किसी को समझा दें, बचपन से ही इस तरह की शिक्षा साक्षर दिया जाए, तो बच्चा कभी चोरी नहीं करेगा। ठीक है। डेटाबेस और नेटवर्क का विश्लेषण करना चाहिए। वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए बच्चों को, जिससे भीड़ कम हो। कौन चोरी चकारी करता है? सामान्य बच्चे करते हैं क्या? नहीं, पैसे वाले लोग करते हैं। कहाँ से कोई सामान्य इंसान के पास बीपीएससी पीटी पेपर खरीदने का पैसा आएगा? मिडिल क्लास के पास में कितना महंगा पेपर बिकता है, मुझे दाम नहीं पता भाई, लेकिन जो सुनता हूँ वो भी बहुत पैसा होता है। वैकल्पिक रोजगार, अन्य राज्यों से गुजरात और झारखंड के कठोर कानून। प्लीज़ इस लाइन को मत लिखिएगा, ये अपराध हुआ है मेरे से। गुजरात में तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ, और झारखंड के कानून से हम सीखेंगे, वहाँ तो और बंटाधार हुआ पड़ा है। नियमित समीक्षा, कानून के प्रभाव की सालाना समीक्षा और ज़रूरत पड़ने पर संशोधन और स्वतंत्र समिति का गठन करना चाहिए। यही था बिहार सरकार का पेपर लीक एक्ट। अब नया टॉपिक है, भारत सरकार ने पेपर लीक की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इसका हिंदी क्या होता है? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपसे इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में पूरा का पूरा नाम दे करके पूछ सकता है। तो वहाँ पर अगर पेपर लीक एक्ट 2024 नहीं लिखा हुआ मिलता है तो घबरा नहीं जाना है, पूरा नाम याद रखना है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब कि भाई अनुचित साधनों की रोकथाम, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024। उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार के जो भी परीक्षा आयोजित होते हैं, देखिए बिहार सरकार का द्वारा बिहार सरकार का परीक्षा जो भी आयोजित होता है उस एक्ट का पालन था। केंद्र सरकार का जो एक्ट है उसके द्वारा केंद्र और केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले जितनी एजेंसियां हैं उन सभी के द्वारा जो आयोजित की जाती हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक, उसमें अगर चोरी चकारी होता है तो ये एक्ट लगाया जाएगा। फिर यदि हम केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, पहले एसएससी का भी एग्ज़ाम यूपीएससी ही लेती थी। 1975 में एसएससी नामक अलग बॉडी बनाया गया। रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित परीक्षा जैसे नीट, यूजीसी नेट, आईआईटी जेई, सीडीएस, एनडीए, जितने एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें अगर कुछ चोरी चकारी होता है, नकल वकल होता है तो वो सब इस एक्ट के तहत आएगा। सजा व जुर्माना का भीषण प्रावधान है। 5 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का भाई जुर्माना, 3 साल न्यूनतम जेल होगा, अधिकतम 5 साल, अधिकतम 20 साल करना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे का ये 4 से 5 साल खा जाता है एक कोई पेपर लीक। न्यूनतम 20 साल का उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। संगठित अपराध में शामिल, यदि पेपर लीक किसी संगठित गिरोह के द्वारा किया गया 5 साल और अधिकतम 10 साल तक आपको सजा दिया जा सकता है। संपत्ति कुर्की, संगठित अपराध में शामिल संस्थानों की संपत्ति कुर्क करना और जब्त किया जा सकता है, और परीक्षा आयोजन में जितना पैसा लगा है सब आपसे वसूला जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर पर भी जुर्माना होगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे परीक्षा का कई बार प्रिंट होता है, मान लीजिए कोलकाता में, कोलकाता प्रेस में परीक्षा का पेपर प्रिंट हुआ और वहाँ से अगर लीक हुआ तो आपको लटकाएंगे हम।
कई बार ये भी होता है कि जैसे यूपीएससी जैसी संस्थाएं क्या करती है ना कि ऐसे जगह पर पेपर प्रिंट करवाती है जो हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हों, है ना, अलग ही देश में प्रिंट करवाया, या अंग्रेजी वाला पेपर कहीं और ही प्रिंट करवा लिया। लेकिन यूपीएससी पेपर तो और भी भाषाओं में प्रिंट होते हैं, है ना। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंट जो होता है वहाँ से बहुत बड़े मात्रा में लीक होते हैं। प्रिंट और लॉजिस्टिक पहुँचाने, इन्हीं बीच में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, कई सारे तो जो संस्थान होते हैं वो अपना ही प्रिंटिंग प्रेस बना करके रखते हैं। अपराध की प्रकृति, इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, नॉन बेलेबल। इसका मतलब पुलिस बिना वारंट के आपको ले जाएगी घर से टांग करके। जांच के लिए डीएसपी और एएसपी, सहायक पुलिस आयुक्त, मतलब कि बड़े रैंक के जो अधिकारी होते हैं उस स्तर का जांच होगा, ये सीबीआई कर सकती है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर प्रभाव, यह कानून परीक्षा देने वाले छात्रों को दंडित करने के लिए नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी, न कि इस कानून के तहत। अगर कोई बच्चा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, मान लीजिए ए और बी आंसर मिला रहा था, तो उसके लिए ये नहीं है, ये पेपर लीक के लिए है। चोरी चकारी में तो 2000 थप्पड़ मारेगा, हो सकता है परीक्षा से भगा दे, उसी से हो जाएगा काम। परीक्षा प्रक्रिया पर प्रभाव, यदि पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होती, दोषियों से परीक्षा की पूरी लागत वसूल की जाएगी। दोषी संस्थानों को 4 साल तक किसी परीक्षा में आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान लीजिए किसी संस्था का नाम आ गया तो 4 साल तक बैन। लागू होने वाली परीक्षाएं, जितनी केंद्र सरकार की परीक्षाएं हैं सभी पर यह एक्ट लागू होगा। समय सीमा 6 फरवरी 2024 को लोकसभा, 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया, 13 फरवरी को इसकी मंजूरी दे दी गई और 21 जून 2024 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वर्तमान में ये एक्ट लागू है। ओके, आवश्यकता क्यों पड़ी? अब फिर से वही सब चीज़ें होंगी। हाल के वर्षों में बहुत सारे लीक देखे गए हैं, इसके कारण से आवश्यकता है। अन्य बिंदुओं क्या है तो केंद्र सरकार ने इस कानून को प्रभावी कार्यान्वयन के नियम प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है जो आने वाले कुछ महीनों में सिफारिश देगी, और इसके साथ ही ये टॉपिक भी अपना एंड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या पंचवर्षीय योजना भी पूछा जा सकता है? कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालती हैं, उनको पूछा जा सकता है। पिछली बार आपसे पूछा गया था, एक स्टैटिक टॉपिक था जिसमें पूछा गया था कि भाई ऐसे ही था, मैं भूल गया सवाल, 69 में, जो आपका इसी दौर से आज़ादी के बाद का जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है हमारा, उसी सवाल पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ से प्रीलियम में भी पूछा जाता है। आपको मैं बताऊं, यहाँ से पंचवर्षीय योजना या आज़ादी के पश्चात जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री है हम लोगों का, उससे आपके प्रीलियम एग्ज़ाम में यूपीएससी में तो 1 से 2 सवाल की गारंटी होती है कि पूछेगा ही पूछेगा पीटी में। बीपीएससी में भी पहले तो गारंटी होती थी, 70 बीपीएससी के बाद तो गारंटी स्कीम ही ख़त्म हो गया। पंचवर्षीय योजना एक ऐसी सुव्यवस्थित सुनियोजित नीति है जिसके तहत हम क्या करते थे, 5-5 वर्षों का लक्ष्य रखते हैं। जैसे आप लोग भी लक्ष्य रख रहे होंगे ना अभी कि 25 तारीख को मेंस एग्जामिनेशन है, तो भाई आज 10 तारीख है तो 10-11 में क्या पढ़ना है, इस सप्ताह में क्या एंड करना है। तो ये आपका लक्ष्य हो गया। क्यों? क्योंकि आपको आगे की तरफ जीवन में बढ़ना है, परीक्षा क्रैक करना है। उसी प्रकार से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने आज़ादी प्राप्त कर ली, तो अब हमारे पास चुनौती थी कि हमारे हाथ में एक शोषित और बहुत ही गरीब, सामाजिक आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ मुल्क छोड़कर गए थे अंग्रेज लोग, और जब वो आए तब ये दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे धनाढ्य देश था दुनिया का, भारत देश की बात कर रहा हूँ। जब वो आए थे, लेकिन जब वो गए तो हमें कंगाल करके छोड़ करके गए। तब हमारे जो उस समय के शासक थे उनके पास चुनौती थी कि भाई देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या करें कि देश आगे बढ़े। तो हमने ये नीति अपनाई कि 5-5 वर्षों की हम प्लानिंग करते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। ये हमने कहाँ से सीखा? तो अपने एक मित्र देश से, जिसका नाम क्या था, यूएसएसआर। उसने हमें ज्ञान दिया कि गुरु देखो हम ये काम कर रहे हैं, तुम भी ये काम करो। क्यों हमने यूएसएसआर से सीखा? क्योंकि यूएसएसआर कैपिटलिस्ट नहीं था, पूंजीवादी देश नहीं था। पूंजीवादी देश में क्या होता है कि हर चीज़ बाजार पर आधारित होता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। लेकिन हमारा देश चूँकि बहुत गरीब था, यहाँ डिमांड और सप्लाई का खेल अगर शुरू हो जाता तो देश में गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए सरकार ने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट
दोनों में से सोशलिस्ट को 60% और कैपिटलिस्ट को 40% रखते हुए देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिसमें ऐसे सेक्टर जो देश के संसाधन से जुड़े हुए थे वो सारे सेक्टर भारत सरकार ने अपने हाथों में रख लिए। जैसे तेल, कोयला, ये सारे के सारे अभी भी उत्पादन भारत सरकार ही करती है। लोहा, खनिज सब भारत सरकार के हाथों में थे। इसी को लेकर पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया। पहले पंचवर्षीय में हमने कृषि पर जोर दिया, दूसरे पर हमने उद्योग में जोर दिया, तीसरे पर हम गरीबी हटाओ का नारा देंगे। उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। यह पहली बार 1928 से पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। भारत ने आज़ादी के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के इस मॉडल को अपनाया। यूएसएसआर में 1928 में इसको लागू किया गया था, स्टालिन के दौर में। स्टालिन का नाम आपने सुना होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना नियोजन आयोग प्लानिंग कमीशन द्वारा तैयार की जाती है, जिसे 2014 में नीति आयोग कर दिया गया। नाम बदल दिया गया और काम भी बदल दिया गया, संरचना भी बदल दिया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 51 में शुरू हुई। 2017 तक कुल 12 योजनाएं आई और हर योजना में हमने देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को हासिल किया। लेकिन बीच में युद्ध का समय भी आया, देश में अति गरीबी भी देखी और आज देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो अगर कोई पेड़ 10 बार वार करने से कट जाता है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो 10वां वार था उसी कारण से पेड़ कटा है। 9 वार जो थे उससे पहले 9 बार जो उस पर वार किया गया उनका भी योगदान होता है। अगर आज भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की तो वो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो गई है, बल्कि पिछले 75 वर्षों की मेहनत का परिणाम है ये। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला, जिसके पश्चात मोदी जी ने बोला कि मज़ा नहीं आ रहा है, बदलते हैं इसको, और बदल दिया उन्होंने। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके नीति आयोग ने दीर्घकालिक रणनीति अपनाया। अब हम 15 वर्ष, 20 वर्ष, 2047 तक का लक्ष्य रखते हैं ताकि हम आगे की स्थिति को देख सकें। भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान। पंचवर्षीय योजना ने भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था से उभरती हुई शक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अमेरिका से सरी हुई गेहूं आती थी भारत में, और आज हम अमेरिका सहित पूरे दुनिया को गेहूं निर्यात कर रहे हैं। इसमें भी कहीं न कहीं पंचवर्षीय योजना और भारत सरकार के सफल कार्यों का नतीजा है ये। पहली योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, जिसके परिणाम से बड़े बांध जैसे भाखड़ा नागल और सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई। तीसरी योजना के दौरान हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे भारत खाद्य उत्पादन में निर्भरता से मुक्त हो गया और हम एक्सपोर्टर बन गए, इंपोर्टर से। अमेरिका हमें घटिया गेहूँ देता था, थोड़े दिनों के पश्चात अमेरिका को हम निर्यात करने लग गए। भाखड़ा नांगल डैम नेहरू जी के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसी के दौरान उन्होंने कहा था कि डैम जो हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। मंदिर क्यों कहा था? क्योंकि उस समय सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीति चल रही थी। ठीक है, दुनिया को अगर आप एक ही डायमेंशन में देखोगे तो आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर चल रहा था तो उन्होंने बोला कि मंदिर और डैम में मैं डैम को चुनूंगा। डैम को ही आधुनिक मंदिर उन्होंने कहा था। दूसरी योजनाओं में भारी उद्योग, स्टील प्लांट जैसे भिलाई, राउरकेला और इन सभी की स्थापना यूएसएसआर और यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद से की गई थी। इससे औद्योगिक आधार मजबूत हुआ। आर्थिक आत्मनिर्भरता। तीसरी और चौथी योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत आज की पहल नहीं है, ये पहल बहुत पहले से चली आ रही है, 1965 के आसपास से चली आ रही है। आर्थिक उदारीकरण। 8वीं योजना 1992 ने भारत ने वैश्वीकरण और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिससे विदेशी निवेश और व्यापार में तेज़ी आई और इसका सामाजिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। अभी जो मैं टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ, आप जो बैठे हुए हैं टी शर्ट पैंट पहन के, ये भी इसी का एलपीजी नीति का ही नतीजा है। उससे पहले देश में इस तरह के वस्त्रों का कम उत्पादन होता था, कम मात्रा में उपयोग भी होता था। बुनियादी ढांचा विकास। सड़क, रेल, बिजली, बंदरगाहों का विकास हुआ जो आर्थिक गतिविधियों के लिए आधार बना। सामाजिक विकास में योगदान। गरीबी उन्मूलन हुआ। चौथी और छठी योजनाओं में गरीबी हटाने के विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे गरीबी हटाओ अभियान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये पूछा गया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी जी के समय में शुरू हुआ था ये।
शिक्षा का प्रसार, जब भारत आज़ाद हुआ तो 5% लिटरेसी रेट था हमारा, और आज एवरेज हम 80% लिटरेसी रेट के आसपास पहुंच गए हैं, मोर देन 80% तक भी पहुंच सकता है। स्वास्थ्य ढांचे में भी सुधार हुआ है, लोगों का जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ा है। सामाजिक स्थिति, जातिगत चीज़ें कम हुई हैं, जातिगत पिछड़ापन कम हुआ है, सांप्रदायिकता कहीं न कहीं कम हुआ है सांप्रदायिकता। चलिए छोड़िए, छात्रवृत्ति और आरक्षण, ये सब चीज़ें भी शुरू की गई। महिला सशक्तिकरण, छठी और बाद की योजनाओं के बाद महिलाओं के स्वरोजगार और शिक्षा पर ध्यान दिया गया ताकि महिलाएं भी आगे आएं। रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। दुनिया की सबसे अच्छी योजना मानी जाती है, जिसमें अनस्किल्ड और कम पढ़े लिखे लोगों को गारंटी लेकर के रोज़गार दिया जाता है। और अगर आपने भारत सरकार से रोज़गार मांगा, रोज़गार नहीं दे पाती है, तो भारत सरकार आपको रोज़गार भत्ता देती है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास से शहरी रोज़गार में भी वृद्धि हुआ है। क्षेत्रीय असमानता में भी कमी आई है, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू की गई, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम हुआ। भारत में असमानता, क्षेत्रीय विकास में भी कमी आई है। तकनीकी प्रगति भी हमने हासिल की है। इसरो, बार्क, IIT, IIM, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने बनाए हैं जिन्होंने शानदार काम किया, और आज वर्तमान में हम लोग क्वांटम और AI की वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसका आधार इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा तैयार किया गया था। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ हवा में चीज़ें नहीं जा रही होंगी। आप अगर दिमाग में चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे तो आपको पॉइंट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। देखिए न अपने आस पड़ोस में आंखें खोल करके क्या परिवर्तन आया है। प्रमुख उपलब्धियां, खाद्यान्न उत्पादन 1951 में 51 मिलियन टन से 2017 में 275 मिलियन टन तक हम लोग आ गए हैं। GDP 1950 में 3.5 से बढ़कर के 2017 तक औसतन 7 से 8% पर आ गया। जीवन प्रत्याशा पहले 32 साल ही हुआ करता था, मतलब एवरेज जो लोग जीते थे वो 32 साल तक ही, लोगों की मृत्यु हो जाती थी बहुत कम उम्र में, बीमारियों के कारण, खाद्य स्थिति सही नहीं होने के कारण से। अब 69 ईयर तक हो गया है। अब पहले आप सुनते होंगे बहुत सारे रूढ़िवादी लोग आज भी ये समझते पहले के लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। वही लोग ज़्यादा दिन तक आज जिंदा हैं पहले में से, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेस्ट था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो अपने जनरेशन के सबसे फिट व्यक्ति थे, तभी वो लंबा जिए। उस समय जो भी कमज़ोर थे सब कम उम्र में ही निपट गए। इस कारण से लोग ज़्यादा बच्चे भी पैदा करते थे, 7-7, 8-8 बच्चे जो होते तो इसी कारण से होते थे कि मरते मरते भी 2-3 बच जाएगा। बहुत बच्चों की मृत्यु हो जाती थी पहले। तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और युवाओं में भी मृत्यु दर था। एवरेज देखिए, जीवन प्रत्याशा 32 साल है मात्र 1951 में, आज 69 पर पहुंच गए हैं। साक्षरता दर 18% 1951 से बढ़कर 74% तक हम लोग आए हैं। चुनौतियां भी हैं, नौकरशाही और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, लक्ष्यों की प्राप्ति में कहीं न कहीं कम आई है, क्षेत्रीय असमानता भी बना हुआ है कई सारे जगहों पर। पर्यावरणीय प्रभाव हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। भले हमने आर्थिक प्रगति की है, लेकिन पर्यावरणीय रूप से नुकसान भी बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है LPG। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से सवाल BPSC में 2-3 वर्षों पर रिपीट किया गया है। एक आध सवाल तो पूछ ही लेता है ग्लोबलाइजेशन से, भारत सरकार की इस नीति से। LPG भारत सरकार 1991 की नीति है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण मतलब कि अपने देश के आर्थिक नीति को उदार बनाना, ताकि बाहर के कंपनियां भी बाहर से आकर भारत में निवेश कर सकें, भारत में मार्केट के आधार से चीज़ें तय हो। प्राइवेटाइजेशन, अभी मैंने आपको समझाया कि पहले सारा काम 60% किसका था, तो सोशलिस्ट यानी कि सरकार अपने हाथों में काम लेकर बैठी हुई थी, और 40% कैपिटलिस्ट। 40% भी बहुत बड़ा मैंने बोल दिया, एक्चुअल में 20% भी नहीं था। बहुत कम सेक्टर थे जिसमें टाटा जैसी कंपनियां काम कर रही थी, वो भी भारत सरकार का जब मर्जी होता तब प्राइवेट सेक्टर से कंपनियों को छीन लेते थे, अधिग्रहण कर लेते थे। जैसे बैंकों का अधिग्रहण किया गया, बैंकों का विलय किया गया, तो ये सब चीज़ें होती रहती थी भारत में। तो अब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट किया गया, दिया गया वापस। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वैश्विक चीज़ों को अपनाना, उनके साथ व्यापार में शामिल होना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी जो और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू किया गया था। नरसिम्हा राव जी भारत के पहले नॉन हिंदी बेल्ट से आने वाले प्रधानमंत्री थे, और मेरे हिसाब से भारत के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। भारत के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही हैं, और सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव रहे हैं, जिनका उनको क्रेडिट तक कम मिला है।
पंचायतों से लेकर के इकोनॉमी तक सभी जगहों पर आपको छाप दिखेगा। IR विदेश नीति में इजराइल के साथ संबंध हमारे 1991 से लीगलाइज हुए हैं, सरकारी मतलब आधिकारिक हुआ है। उससे पहले चोरी छुपे मिलते थे हम लोग, है ना। यह नीति भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खोलने से बाजार उन्मुख बनाने के लिए अपनाई गई है। LPG की पृष्ठभूमि क्या है? LPG क्या हमने शौक में अपनाया? बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्ती अपनाना पड़ा। नहीं अपनाते तो और बुरी हालत हो जाती। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था, केवल 2 सप्ताह का हमारे पास डॉलर बचा था, उसके बाद पैसे नहीं थे। फिस्कल डिफिसिट 1990-91 GDP का 8.4% तक चला गया था। मुद्रास्फीति 16.7%, इसको बोलते हैं हाई इन्फ्लेशन। इराक युद्ध से तेल की कीमतें और बढ़ गई। PSU का खराब प्रदर्शन, PSU जितने भी थे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत सरकार की, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा था इसमें, और काम करने की दक्षता इतनी कम थी, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था कि बर्बाद कर दिया PSU को। तो इसके कारण से क्या हुआ? इसके कारण से हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। उदारीकरण क्या होता है? सरकारी नियंत्रण नियमों को कम करना ताकि निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता मिले। बहुत सारे नियम कानून बने हुए थे जिन सबको कम किया गया। लाइसेंस राज का अंत, आयात शुल्क में कमी, ब्याज दरों में स्वतंत्रता दिया गया। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। बहुत सारे PSU कम किए गए। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश किया गया। भारत सरकार ने अपने PSU में से अपने शेयर बेच करके प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित, जिससे क्या होगा? जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा? उपभोक्ता के ज़रूरत के हिसाब से और उपभोक्ता के लिए ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगे मार्केट में। जो सामान भारत सरकार 100 रुपये का बना करके बेच रही थी, हो सकता है जब प्राइवेट कंपनियां आए तो वही सामान आपको 80 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये में अलग अलग सामान आपको अलग अलग ऑप्शंस के साथ मिल सके। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। 1991 में रुपये का मूल्य 24% तक कम किया गया ताकि निर्यात सस्ता हो। विनिवेश, विदेशी निवेश को 34 उद्योगों में 51% तक FDI को स्वचालित कर दिया गया। व्यापार नीति में भी सुधार किया गया। LPG नीति का प्रभाव क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि, आज हमारा जो वृद्धि का अनुमान है वो 7.5% तक पहुँच गया है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। विदेशी निवेश भी बढ़ा है, निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है, रोजगार भी सृजन हुआ, सेवा क्षेत्र का भी विकास हुआ। IT और टेलीकॉम और BPO जैसे सेक्टर विकसित हुए। होटल और पर्यटन जैसे क्षेत्र और भी ज़्यादा बूम हो गए। विदेशी मुद्रा भंडार भी आज हमारे पास अच्छा खासा मौजूद है। ऋणात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। 1991 में कृषि GDP में 29% का योगदान देती थी, आज 18% का योगदान देती है। तो GDP में कृषि का परसेंटेज में योगदान कम हुआ है, अमाउंट में बढ़ा है। ठीक है, उसमें हमारी GDP 100 रुपये की थी तो उसमें 29 रुपया का योगदान था। आज हमारी GDP 200 रुपये की हो गई है तो उसमें अगर 18 रुपये का योगदान है तो कितना ज़्यादा हो जाए? 36 रुपया हो जाएगा। ये अमाउंट में दिखेगा आपको ज़्यादा और परसेंटेज में कम दिखेगा। आय असमानता में वृद्धि हुई है। नौकरी रहित विकास, जॉबलेस ग्रोथ है कहीं न कहीं। देश के बहुत बड़े स्तर पर युवा जो हैं बेरोजगार हैं। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकरण, वैश्वीकरण से प्रदूषण बढ़ा है और लोगों के अंदर अवसाद बढ़ा है, अकेलापन बढ़ा है। और क्या बढ़ा है? तो जो परिवार का कॉन्सेप्ट था भारत में वो कमज़ोर हो गया है। न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा आ गई है। पश्चिमीकरण समाज का बढ़ गया है। स्थानीय उद्योगों पर दबाव पड़ा है। स्थानीय उद्योग कहीं न कहीं कमज़ोर हो गए हैं। LPG नीति का महत्व, आर्थिक संकट से उबारा, वैश्विक एकीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है हमने। आज के मैंने यहीं पर वीडियो एंड कर रहा हूं और भारत का एग्रीकल्चर और 2-3 टॉपिक बाकी रह गया। कौन कौन से टॉपिक बाकी रह गए तो ज़रा देख लेते हैं उसको। आज हमने कहाँ तक किया है? LPG तक किया है। 4 टॉपिक बाकी रह गए। इंडियन एग्रीकल्चर, विजन इंडिया 2047, नीति आयोग का MPI और HDI बाकी रह गया। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सवाल मैंने दिखा दिया था हिंदी में, ये रहे हिंदी में सारे सवाल एक जगह, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इंग्लिश में भी दिखा दूँगा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप लिख लेंगे इसको, क्योंकि सवाल कठिन नहीं है ये सारे। ये देखिए 10 के 10 सवाल हैं यहाँ पर, तो इन 10 को लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं 1 मिनट इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इंग्लिश में सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। 10 सवाल हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, आप देख सकते हैं। आज हमने कहाँ तक किया है तो 5 ईयर प्लानिंग और पंचवर्ष योजना और LPG पॉलिसी, यहाँ तक हमने किया है आज। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश में भी और इनको लिखने का प्रयास कर सकते हैं आप। शानदार रहेगा अगर आप लिखते हैं तो।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 10 सवाल हैं। धन्यवाद आप सभी का। पढ़ाऊँगा मैं, चिंता मत कीजिए, मैं तो वीडियो लाऊँगा ही। और ज्योग्राफी के भी मैं कोशिश करूँगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे भारत के प्लेन हैं, भारत का भूगोल है, बिहार का भूगोल से संबंधित जो टॉपिक हैं उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि करवा दूँ। अभी अपने पास कितने दिन है? 15 दिन है ना। 15 दिन तक थोड़ी नहीं चलेगा, आखिरी के दिन थोड़ी ना वीडियो आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और है अपने पास में। उसके बाद 20 तारीख तक तो वीडियोज़ आएंगे ही। उसके बाद बिल्कुल शून्य हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं, खुद से अपना पढ़ाई करके शांत रह के एग्ज़ाम देना चाहिए। ओके, परेशान मत होइएगा। अगर आप हाइपर टेंशन लेंगे, एंजाइटी आएगी, भूलने की समस्या हो सकती है उससे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, चिल रहना है। चिल रहने का मतलब जानते हैं ना, कि ठीक है एग्ज़ाम ही तो है, जीवन से बड़ा थोड़ी ना है। एग्ज़ाम है, काम है पढ़ना, वो ईमानदारी से होनी चाहिए। 15 घंटे भी अगर कम पढ़ रहे हो तो 16 घंटे पढ़ लीजिए, 17 घंटे पढ़ लीजिए। लेकिन लंबा पढ़ाई कर रहे हैं, इसका टेंशन नहीं हो रहा है कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है। मैं ऑन एन एवरेज मैं अपनी बात बताता हूँ तो कम से कम मैं 17 से 18 घंटे काम करता हूँ। शारीरिक थकावट होती है, लेकिन मानसिक तौर से कभी टेंशन नहीं होता कि मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है ये करना। तो आपका काम है पढ़ना, आपको अच्छा लगना चाहिए पढ़ना। अगर उसके कारण आप परेशान हो रहे तब तो आपको आना ही नहीं चाहिए था इधर। तो आपका काम है, काम के कारण से कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम काम, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेंस से पहले 15 घंटे 16 घंटे कम पढ़ रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड जा कर के पढ़ाई करें। ठीक है, उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। भूल रहे हैं, सबके साथ ये समस्या होती है। क्या ये टॉपिक आएगा एग्ज़ाम में? नहीं आएगा। अगर ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, इन सब में नहीं पढ़ना है। क्रमागत रूप से हर चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज, देन नए टॉपिक। अगर कोई नया टॉपिक मिल भी जाता है तो उसको देख लिया, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। समय बर्बाद कर दिया होगा आखिरी में थोड़ा सा मैंने। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।